वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 मैथ्स गणिता मंजरी पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेज और कॉन्सेप्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। जहां पर दोनों एक्सिस यानी एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल वाली वाई एक्सिस होती है। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है कि जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, यानी एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो 0 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। अब कोई पॉइंट W है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया है कि वो है -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द वाई एक्सिस। क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स। अब जो पॉइंट H है वो उस लाइन पे है जो W से पास हो रही है। इसी के साथ साथ वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस से पैरेलल है, यानी एक ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, W से पास होके जा रही है, उसी लाइन पे कहीं पॉइंट H है। तो पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ विच कोऑर्डिनेट्स कैन H लाई इन, वो कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पर H लाई कर सकता है, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले W वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट आपको दिया है -5। x पे -5 कहाँ है, ये है -5। y कोऑर्डिनेट तो हमको दिया नहीं है, तो ये x एक्सिस से कितना ऊपर होगा या नीचे होगा इसका कोई आइडिया हमको नहीं है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है कि ये जो W वाला पॉइंट है वो इसी -5 से ऊपर कहीं पर या फिर नीचे कहीं पर हो सकता है। यानी ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसी पे कहीं ये W वाला पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस लाइन पे हम कोई सा भी पॉइंट ले लें उसका x कोऑर्डिनेट तो -5 होगा ही, y तो हमको दिया नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सीधे x एक्सिस की तरफ आओ तो -5 आपको मिलेगा, y इस केस में 2 होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ तो इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। हो सकता है वो पॉइंट नीचे हो, तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट क्या है, -5, y -2 है। हो सकता है पॉइंट यहाँ हो या पॉइंट यहाँ हो। तो जैसे मैंने बताया ये जो पूरी लाइन है इसमें कहीं पर भी वो जो W वाला पॉइंट है वो हो सकता है, क्योंकि हमको सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया है, y दिया नहीं है। तो जैसे हम मान लेते हैं वो पॉइंट ये है, ठीक है, आप कोई सा भी मान सकते हो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो ये वो पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है। तो जैसे ये हमारा W वाला पॉइंट है, अगर तो आगे क्या कह रहा है, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। पॉइंट H की बात कर रहा है जो उस लाइन पे है जो W से पास हो रही है और y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस से पैरेलल तो ये लाइन हो सकती है, ये लाइन है, ये लाइन है, कई सारी हो सकती है। लेकिन क्या कह रहा है कि वो लाइन W से पास भी हो रही है, y एक्सिस से पैरेलल तो है लेकिन W से पास भी हो रही है, तो ये लाइन आपको मिलेगी। देखो W से पास होने वाली ये लाइन भी होगी, लेकिन ये y एक्सिस से पैरेलल नहीं है, x के पैरेलल है। हमसे कह रहा है y एक्सिस के पैरेलल है। हाँ, तो पॉइंट H जो है वो इसी लाइन पे है जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, W से पास हो रही है। तो पॉइंट H भी कहाँ हो सकता है, जैसे यहाँ हो सकता है पॉइंट H, हो सकता है कहीं यहाँ नीचे हो, यहाँ हो सकता है, मतलब इसी लाइन पे कहीं है। अब ये बताओ, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इस पे हम कहीं भी पॉइंट ले लें, x कोऑर्डिनेट तो -5 ही होगा ना, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जैसे अगर h वाला पॉइंट यहाँ पर है तो x कोऑर्डिनेट सीधा x एक्सिस पे आओगे तो -5 आपको मिलेगा, y आपको 4 मिलेगा। तो y तो चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन x कोऑर्डिनेट फिक्स है कि वो -5 होगा। तो h वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, -5 और कोई y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एक बात ये हो गई किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अब यहाँ पर आप देखो जो h वाला पॉइंट है वो इसी लाइन पे है, तो वो हो सकता है x एक्सिस के ऊपर हो, यहाँ कहीं हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, बीच में कहीं हो, या हो सकता है वो नीचे की तरफ हो, इसी लाइन पे कहीं भी हो सकता है। अब ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है कि यहाँ पर आप देखो कि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है। तो अगर पॉइंट यहाँ होगा तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, पॉइंट हो सकता है यहाँ पर हो तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। तो क्योंकि y की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते किस कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन है, ये चीज़ आपने पढ़ी है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में जो y है वो पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में y नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर y पॉजिटिव है तब तो पॉइंट H सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, अगर y नेगेटिव है तो पॉइंट H थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई करे, मतलब जैसे यहाँ पर ये पॉइंट H हो सकता है। तो 3 कंडीशन इसकी बन सकती है।
तो इसके आंसर में आप ऐसे लिख देना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच इक्वल -5, अब पॉइंट एच किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर y पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर y निगेटिव है, और पॉइंट एच एक्स एक्सिस पे होगा अगर y 0 है तो। हालांकि लास्ट वाली कंडीशन जरूरी नहीं है, आप ना लिखो तो भी सही है, क्योंकि हमसे क्वाड्रेंट का पूछ रहा है ना, तो जो एक्स एक्सिस है वो तो कोई क्वाड्रेंट हुआ नहीं, तो इस वाली लाइन को आप ना ही लिखना। क्वाड्रेंट तो सेकंड या थर्ड ही है, जो एक्सिस होती है वो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आती, वो क्वाड्रेंट्स के बीच की बाउंड्री है। तो अगर एच वाला पॉइंट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे आ रहा है तब उस केस में ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर पॉइंट्स। अब आपको R, A, M और P ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट, अगर इन पॉइंट्स को सेम ऑर्डर में हम ज्वाइन कर दें, मतलब R और A को ज्वाइन कर दो, A और M को, M और P को इस तरह से ज्वाइन कर दो, तो प्रिडिक्ट करो। फर्स्ट वाला क्या पूछ रहा है, 2 साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो पहले इस पॉइंट को मार्क करते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं। R वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3,0, यानी x पे 3 है, y पे 0 है, तो y की वैल्यू 0 है, मतलब ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे होगा। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये है R वाला पॉइंट 3,0। अब जो A वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 0, -2। x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे होगा, और y पे क्या है -2, तो y एक्सिस और -2 ये रहा, तो ये A वाला पॉइंट है 0, -2। पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स है -5, -2। x पे है -5, y पे -2, तो -5 से हम -2 है, मतलब नीचे की तरफ 2 यूनिट चलेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे निगेटिव वैल्यू हमको कहाँ मिलती है, नीचे की तरफ मिलती है। -2 है, मतलब 2 यूनिट नीचे की तरफ हम चलेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये है पॉइंट M -5, -2। P वाला पॉइंट है -5, 2, तो -5 से 2 चलना है, मतलब 2 यूनिट ऊपर की तरफ, तो ये P वाला पॉइंट है -5, 2। अब इन पॉइंट्स को इसी ऑर्डर में आप ज्वाइन कर दो, यानी R और A को ज्वाइन कर दो, फिर A और M को ज्वाइन कर दो, M और P को ज्वाइन कर दो, तो इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो फर्स्ट वाले में क्या पूछ रहा था, 2 साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ देख सकते हो ये जो AM वाला साइड है और PM वाला साइड ये आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। PM एंड AM आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है, 1 साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। एक साइड आप बताओ RAMP का जो कि किसी एक एक्सिस के पैरेलल हो। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको 2 साइड मिलेगा, एक तो AM वाला साइड जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा ये PM वाला साइड जो y एक्सिस के पैरेलल है। आपको कोई एक लिखना है तो कोई एक लिख सकते हो, जैसे अगर आप चाहो तो लिख दो AM इज पैरेलल टू x एक्सिस, या फिर आप ये लिख दो PM इज पैरेलल टू y एक्सिस, दोनों में से कोई एक लिखना। अब थर्ड वाले पॉइंट में पूछ रहा है 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। 2 पॉइंट्स आप बताओ जो कि मिरर इमेज है किसी एक एक्सिस में, वो एक्सिस क्या है ये भी आपको बताना है। अब देखो यहाँ सिंपल सा ये समझो, हालांकि ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जैसे ये हमारा मिरर है, मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, जैसे आप खुद ही खड़े हो गए, प्लेन मिरर है उसके सामने आप खड़े हो गए, तो आपकी जो इमेज है वो मिरर के अंदर दिखेगी। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े होगे उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर आपको इमेज बनते हुए दिखेगी। मिरर से आप करीब होगे तो आपकी जो इमेज है वो भी करीब दिखेगी। अगर आप मिरर से दूर जाते जाओगे तो आप देखोगे मिरर के अंदर जो इमेज बननी वो भी दूर जा रही है। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आपने मिरर के सामने रखा, तो ये जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे आपको मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनते हुए दिख रही होगी। तो मिरर की ये कहानी होती है कि मिरर के एक साइड जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी इमेज मिरर के अंदर यानी दूसरे साइड उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो P वाला पॉइंट है और M वाला पॉइंट ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर हम x एक्सिस को मिरर मान के चले तो, क्योंकि x एक्सिस से 2 यूनिट ऊपर की तरफ चले तो हमको P वाला पॉइंट मिलेगा, और 2 ही यूनिट नीचे की तरफ चले तो M वाला पॉइंट मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए। यानी ऐसे x एक्सिस है हमारी, यहाँ पर P वाला पॉइंट है, इसके बीच का जो गैप है वो 2 यूनिट है। इसी तरह यहाँ पर ये M वाला पॉइंट है, x एक्सिस से इसकी भी जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। बाकी और कोई पॉइंट हमको मिरर इमेज नहीं दिख रहा है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। पॉइंट्स P एंड M आर मिरर इमेजेस अबाउट x एक्सिस। तो P और M मिरर इमेज है, कौन सी एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। तो थर्ड वाला पार्ट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट पॉइंट Z जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो Z वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5, -6, मतलब x है 5, y है -6। तो x पे 5 ये रहा, -6 मतलब निगेटिव वैल्यू है y की, तो नीचे की तरफ आएंगे 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 6।
तो यहाँ पर ये हमको पॉइंट मिलेगा। एक तरीका तो ये है प्लॉट करने का। दूसरा, x हमने देख लिया 5 ये है, y है -6, तो -6 वाला लेवल ये है, तो 5 के नीचे -6 वाले लेवल पे ये पॉइंट मिलेगा। अब एक तीसरा तरीका ये है कि x है हमारा 5, y है -6, तो क्या करेंगे 5 से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, मतलब मन में ही करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। -6 से हम लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो कई तरीके से पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा z वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -6। अब आगे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ IZN, मतलब 2 पॉइंट और हमको चाहिए I और N, जिसको हम कनेक्ट करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बने। फिर उस ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ भी आपको फाइंड आउट करनी है। अभी चीज आप जानते हो, राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो वर्टेक्स होता है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। यानी जैसे इसी ट्राइंगल की बात कर ले, ट्राइंगल IZN, तो 90 डिग्री I पे बन सकता है, Z पे बन सकता है, N पे बन सकता है, कहीं भी बना सकते हो। बट जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये कि जो वर्टेक्स 90 डिग्री का होता है, मतलब जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम मिडिल में रखते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें तो जो Z वाला वर्टेक्स है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बाकी आप I और N पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट स्टैंडर्ड जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब Z पे 90 डिग्री का एंगल कैसे बन सकता है, इसके भी कई तरीके हैं। एक सिंपल सा तरीका आपको जो दिख रहा होगा कि भाई अगर एक लाइन हम यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दें और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब 2 पॉइंट जो हमको चाहिए, एक तो हमको इस लाइन पे कहीं होना चाहिए, मतलब ये लाइन ऊपर तक ड्रॉ कर दो, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट चाहिए। दूसरा, ये वाली जो लाइन जा रही है इस लाइन पे कहीं हमको एक दूसरा पॉइंट चाहिए। तो जब हम कनेक्ट करेंगे तीनों पॉइंट को तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको मिलेगा। जैसे अगर एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको I मान लो या N मान लो, आपकी मर्जी, और एक पॉइंट कोई हम यहाँ ले लेते हैं, इसको N मान लें, तो अब देखो इसको ऐसे कनेक्ट करोगे और यहाँ पर इसको आप कनेक्ट करोगे, फिर ये वाला ऐसे ज्वाइन कर दो, तो देख सकते हो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है कि नहीं, जहाँ पर Z पे 90 डिग्री है। अब ये जो I वाला पॉइंट है इसको आप यहाँ भी रख सकते हो। उस केस में भी देखो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। I को और नीचे ले आओ कहीं पर इसी लाइन पे, या ऊपर कहीं ले आओ। इसी तरह N को आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिलेगा। तो जस्ट अपने हिसाब से हमने इसको मान लिया। एक बार फिर से थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ कि एक पॉइंट हमको इस Z से ठीक ऊपर कहीं भी लेना है। तो चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यह I वाला पॉइंट है। अब N वाला पॉइंट इस लाइन पे कहीं होना चाहिए, तो चलो हम यहाँ पर हम N ले लेते हैं। अब इनको कनेक्ट कर लो, N और Z को कनेक्ट कर लिया, I और Z को कनेक्ट कर लिया। स्केल से आप ड्रॉ करना, यहाँ पर स्केल का ऑप्शन मेरे पास नहीं, इसलिए थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। और फिर I और N को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लेना, और यहाँ पर आप दिखा देना कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन गया। अब क्या करना है, इस ट्राइंगल के तीनों जो साइड है उसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो आप लिख देना लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स आर। तो एक तो आपका ये IZ वाला साइड है, दूसरा ये NZ वाला साइड है, और तीसरा ये IN वाला साइड है। अब वैसे तो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके निकालते हैं, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला इफेक्टिव तब होता है, तब हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब जो लाइन है वो तिरछी हो, मतलब ऐसे कोई लाइन जा रही ऐसे जा रही है, तो उस केस में डिस्टेंस फॉर्मूला इफेक्टिव है। अगर लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो सिंपल हम काउंट करके पता कर सकते हैं। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पर ही ऐसे ड्रॉ कर दी, तो आप काउंट कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। या अगर ऐसे कोई लाइन है तो काउंट कर सकते हैं 1, 2 यूनिट की ये वर्टिकल लाइन है। तो जो IZ और NZ है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, तो डायरेक्ट हम काउंट कर सकते हैं भाई कितना यूनिट आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, तो IZ है 4 यूनिट्स। इसी तरह NZ की बात कर लें तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, NZ हो गया 3 यूनिट। अब जो IN वाला साइड है ये तो तिरछी लाइन है, तो इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। या फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 2 साइड हमको पता है, पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के I और N के बीच की डिस्टेंस निकाल लो या फिर पाइथागोरस अप्लाई कर लो। मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगा लेता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में फिर x1, x2, y1, y2 वैल्यू पुट करना, इससे अच्छा डायरेक्ट पाइथागोरस लगा दो। देखो जब जहाँ जो काम आसानी से हो जाए उसको वैसे ही कर लेना चाहिए। तो आप लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज IN, ये क्या हो जाएगा √ IZ का स्क्वायर प्लस NZ का स्क्वायर। IZ है 4 यूनिट तो 4 का स्क्वायर, प्लस NZ है 3 यूनिट तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25, तो √25 जो कि आ जाएगा 5। तो IN की वैल्यू आ गई 5 यूनिट्स।
तो z वाला पॉइंट प्लॉट करना था, वो कर लिया हमने, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, फिर उस ट्राइंगल के तीनों साइड की जो लेंथ है वो भी फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव निगेटिव नंबर्स। अगर हमारे पास निगेटिव नंबर्स ना हो तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे दिखेगा। भाई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में बेसिकली क्या होता है, आप देखते हो कि आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है, लेफ्ट की तरफ निगेटिव एक्स एक्सिस है और डाउनवर्ड के डायरेक्शन में निगेटिव वाई एक्सिस है। अब जब निगेटिव होगा ही नहीं तो ये वाला पोर्शन सब खत्म हो गया, मतलब एक ही हमारे पास क्वाड्रेंट बचेगा, मतलब ये पॉजिटिव वाली एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस जो कि बनाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब खत्म हो गया। तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि जो 4 क्वाड्रेंट है वो खत्म होकर एक सिंगल क्वाड्रेंट बचेगा। तो आप लिख देना, वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स देन देयर वुड बी ओनली वन क्वाड्रेंट कंटेनिंग ओनली दोज पॉइंट्स हुज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा, कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। और वो जो क्वाड्रेंट वो उसी पॉइंट को कंटेन करेगा जिनकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। क्या ये जो सिस्टम है वो अलाउ करेगा हर एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2D प्लेन में? द आंसर इज नो। जब निगेटिव नंबर्स हमारे पास नहीं होंगे तो वो पॉइंट्स जिनके निगेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आप कैसे प्लॉट करोगे? नो, दिस सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में इसके पहले यहाँ पर एक स्टार बना यानी एस्ट्रिक का सिंबल बना है। इसी तरह 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इन क्वेश्चन से पहले स्टार का सिंबल यानी एस्ट्रिक का सिंबल बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? क्या आपने सोचा, इस पे ध्यान दिया? तो अगर बुक के स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पर लिखा है नोट टू द टीचर। टीचर के लिए एक नोट दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे आए तो ये यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है, सम क्वेश्चंस आर मार्क्ड विद एन एस्ट्रिक यानी ये स्टार वाला सिंबल। दीज प्रॉब्लम्स रिक्वायर हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड डीपर रीजनिंग। तो ये क्वेश्चन वो है जहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना होगा, ज़्यादा रीजनिंग लगेगी। एंड इट इज़ रिकमेंडेड दैट सम क्लासरूम टाइम बी डिवोटेड टू डिस्कस एंड सॉल्विंग देम। और ये रिकमेंड किया जा रहा है कि कुछ क्लासरूम का टाइम ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए दिया जाए, इवन दो दे आर नॉट मेंट फॉर असेसमेंट एंड विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो क्लासरूम के अंदर इसको डिस्कस करना है, उस पर टाइम देना है, सॉल्व कराना है, लेकिन ये असेसमेंट के लिए नहीं है और इनको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जो लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान देना, क्या आपको ये चीज़ स्कूल में बताई गई है? अगर बताई गई तो अच्छी बात है, नहीं बताई गई तो हो सकता है टीचर को ना मालूम हो। तो पहली जिम्मेदारी तो टीचर की है कि बुक में जो टीचर के लिए नोट दिया है वो उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर उसने नहीं पढ़ा तो फिर एज अ स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी है कि टीचर को आप बताओ कि ये स्टार वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा बुक में दिया है। बाकी आपको मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन, डोंट वरी, लेकिन एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है और आपके स्कूल टीचर को भी मालूम होना चाहिए कि एग्जाम वाले क्वेश्चन नहीं है। तो इस वीडियो में क्या करता हूँ, ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है उसको नहीं कराता हूँ, बाकी बचा जो 14, 15, 16 इसको करा देते हैं। मतलब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन, उसको करा के एक्सरसाइज कंप्लीट कर देता हूँ। फिर ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो सिर्फ एग्जाम फोकस्ड नहीं है, वो उस वीडियो को देख लें। क्वेश्चन नंबर 14, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। अब एक सिटी है, वहाँ पर 2 मेन रोड है जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं सिटी के सेंटर पे। दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ये दोनों जो रोड है उनमें से एक रोड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और दूसरी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। और यहाँ पर ये दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, मतलब सिटी के सेंटर पे। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अब इसके अलावा जो स्ट्रीट्स हैं, मतलब ये तो मेन रोड हो गई। मेन रोड क्या होती, वो काफ़ी वाइड होती है, उस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है। वही जो नॉर्मल स्ट्रीट्स होती हैं वो मेन रोड जितनी वाइड नहीं होती, उतनी चौड़ी नहीं होती, थोड़ी पतली होती है, मतलब नैरो होती है। ट्रैफिक भी कम होता है, हाउस वगैरह को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रीट वगैरह बनाई जाती है। तो कह रहा है इन मेन रोड के पैरेलल भी स्ट्रीट्स हैं और उन स्ट्रीट्स के बीच 200 मीटर का गैप है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स हैं। तो जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली रोड की बात कर लें तो इसके पैरेलल 10 स्ट्रीट्स हैं। अब क्योंकि ये जो नॉर्थ साउथ वाली रोड है ये एकदम सेंटर से जा रही है, तो हम क्या करते हैं 5 स्ट्रीट इसके राइट साइड ड्रॉ कर देते हैं जो इसी के पैरेलल हो और 5 लेफ्ट साइड। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो 10 स्ट्रीट्स हैं वो ब्लू कलर से हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया और ये नॉर्थ साउथ वाले के पैरेलल है। और जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके बीच 200 मीटर का गैप हो, तो यहाँ पर आपको स्केल माननी होगी जो कि आगे आपको क्वेश्चन में दिया है
कि 200 मीटर को आप 1 सेंटीमीटर मान के ड्रॉ कर देना। मतलब जब लाइन आप ड्रॉ करना ना, तो इसके बीच 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, मतलब इक्वल गैप जो कि 1 सेंटीमीटर का है, उस पर ये लाइंस ड्रॉ होंगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर के गैप पे ये स्ट्रीट्स आप ड्रॉ कर देना। मतलब अगल बगल वाली जो स्ट्रीट है उनके बीच का गैप या रोड और स्ट्रीट के बीच का गैप ये 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए जो आप ड्रॉ करोगे। तो ये नॉर्थ साउथ वाली रोड के पैरेलल हमने 10 स्ट्रीट्स ड्रॉ कर दी। इसी तरह से जो ईस्ट वेस्ट वाली रोड है इसके पैरेलल भी हम 10 स्ट्रीट्स ड्रॉ कर देते हैं। तो 5 ऊपर की तरफ, 5 नीचे की तरफ, ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से कुछ है। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यही आपको करना है, मतलब इसी को ड्रॉ करना है। तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर, ये स्केल आप मान के चलो। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में सिटी का मॉडल आप ड्रॉ करो। रिप्रेजेंट द रोड्स या स्ट्रीट्स बाई सिंगल लाइन्स, तो रोड या स्ट्रीट को आप सिंगल लाइन से ड्रॉ करना। मतलब जैसे ड्राइंग बनाते हैं ना, तो रोड ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो वो ऐसे नहीं ड्रॉ करना। मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब ये एक रोड या स्ट्रीट हो गई। तो ये ब्लैक कलर से जो थोड़ा सा बोल्ड मैंने ड्रॉ किया है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली एक रोड हो गई, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली एक रोड हो गई। अब इन्हीं दोनों के पैरेलल 10-10 स्ट्रीट भी मैंने ड्रॉ कर दी। यहाँ पर आंसर में आप स्केल बता देना कि हम यहाँ पर स्केल क्या मान रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर। मतलब यहाँ पर जो लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर की दिख रही है, जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के गैप पे हमने लाइन ड्रॉ की है, तो वो एक्चुअल में 200 मीटर को शो कर रहा है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में बस ये आपको स्केल बता के ये ड्रॉ कर देना इस तरह से। अब सेकंड वाला पार्ट है, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल। अब इस मॉडल में आपको स्ट्रीट इंटरसेक्शंस देखने को मिलेगा, मतलब स्ट्रीट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाई 2 स्ट्रीट। अब हर जो इंटरसेक्शन है स्ट्रीट का वो कैसे बनना है, जब 2 स्ट्रीट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक वो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, दूसरी वो जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जैसे हम ये वाली स्ट्रीट ले लेते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, इसी तरह से एक स्ट्रीट अगर हम ये ले लें तो देख सकते हो दोनों इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को यहाँ पर इस जगह पर। तो इसी तरह से अलग अलग जगह पर आपको इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा। एक स्ट्रीट ये जा रही है, एक ये जा रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह से एक स्ट्रीट अगर ये जा रही है और दूसरी ये जा रही है तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बहुत जगह आपको इस स्ट्रीट का इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब हर जो स्ट्रीट इंटरसेक्शन है उसको रिफर किया जा रहा है इस तरह से। किस तरह से, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग। अब अगर सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली मिल रही है, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5। तो ऐसे स्ट्रीट इंटरसेक्शन को हम क्या नाम देंगे, 2,5। तो सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली। चलिए देखते हैं थोड़ा कहाँ पर है। अब अगर जहाँ रोड इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम ओरिजिन मान लें, तो इससे राइट चलने पे सबसे पहली जो नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट आपको मिलेगी वो ये है, फिर सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट, फिफ्थ स्ट्रीट। इसी तरह से अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलें तो ईस्ट वेस्ट वाली पहली स्ट्रीट आपको ये मिलेगी, सेकेंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कुछ है। तो हमसे क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली। तो नॉर्थ साउथ वाली ये फर्स्ट स्ट्रीट, ये सेकेंड स्ट्रीट हो गई, तो यहाँ पर इसको हम 2 नाम दे देते हैं। इसी तरह से ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ स्ट्रीट, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये फिफ्थ वाली स्ट्रीट हो गई, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड वाली स्ट्रीट ये है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ वाली स्ट्रीट ये है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कह रहा है इस पॉइंट को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, 2,5। अब ये तो अपना वही कोऑर्डिनेट वाला ही सिस्टम हो गया ना, कि एक्स पे देख सकते हो 2 है, वाई पे 5 है, तो 2,5 इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर रोड और स्ट्रीट की बात की गई है। बाकी देख लो वही चीज़ तो बन गई। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, अब इसी कन्वेंशन का यूज करके फाइंड करो हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर टू एज 4,3। कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन को आप रिफर कर सकते हो 4,3 से। तो 4,3 की बात कर रहा है ना, मतलब एक्स पे 4 यहाँ पर है, वाई पे 3 कहाँ होगा, 1 2 3। तो फोर्थ वाली लाइन ये है, थर्ड वाली लाइन ये है, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये होगा 4,3। तो ये जो 4,3 है वो तो बस यही एक पॉइंट को शो करेगा ना, बाकी और कहीं पर 4,3 हमको नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन की है कि हर पॉइंट का अपना एक यूनिक कोऑर्डिनेट होता है, वो कोऑर्डिनेट किसी और पॉइंट का नहीं हो सकता। तो 4,3 एक यूनिक कोऑर्डिनेट है, इसका सिर्फ यही एक पॉइंट है और किसी पॉइंट पे 4,3 आपको नहीं मिलेगा। तो इसके आंसर में आप लिख देना ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर टू एज 4,3।
इसी तरह से हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर टू एज 3,4, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी यूनिक होगा, वही एक पॉइंट 3,4 को रिप्रेजेंट करेगा और कोई नहीं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर टू एज 3,4। तो ये आपको ड्रॉ नहीं करना, ये पीछे जो मैंने आपको यहाँ मार्क करके दिखाया ये सब नहीं करना, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा था। तो फर्स्ट वाले पार्ट में ये इस तरह से ड्रॉ कर देना है, सेकंड वाले पार्ट में ये पूरी चीज़ आपको बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है, इंटरसेक्शन का नाम इस तरह से हम रख रहे हैं। तो इसके अंदर आपको ए वाले में ये आंसर लिख देना है और बी वाले में ये आंसर लिख देना है, कहीं आपको मार्क वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। अब एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है जो कि एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे इमेजेस को डिस्प्ले करता है, मतलब सिंपल से ऐसे समझो एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, उस पर इमेज डिस्प्ले होती है। अब इमेज कहाँ डिस्प्ले होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है उसके अंदर कि इमेज को कहाँ पर दिखाना है। तो कह रहा है इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे है। तो जैसे ये स्क्रीन है, अब वैसे तो जो ओरिजिन है वो बिल्कुल सेंटर में आता है, लेकिन कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पर जो ओरिजिन है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे है, मतलब नीचे लेफ्ट, ये इस कॉर्नर पे ओरिजिन है। द स्क्रीन इज 200 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल्स हाई। अभी जो रेक्टेंगुलर स्क्रीन है उसकी विड्थ की बात कर ले तो 800 पिक्सल है और हाइट की बात कर ले तो 600 पिक्सल्स है। तो चलिए मैं इसको ग्राफ शीट पे एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो इस तरह से स्क्रीन है और यहाँ पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे ओरिजिन है। इस स्क्रीन की विड्थ की बात कर ले तो 800 पिक्सल है, हाइट की बात कर ले तो 600 पिक्सल है। अब यहाँ पर 100 पिक्सल्स को 1 यूनिट मान के मैं मार्किंग कर देता हूँ पहले। तो ये 0 हो गया, ये 100, 200, तो ये 800 तक हमने मार्किंग कर ली क्योंकि 800 पिक्सल्स स्क्रीन की विड्थ है। इसी तरह हाइट की बात कर लें तो यहाँ भी 100 पिक्सल पे हम मार्किंग कर देते हैं। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट सेंटर एट द पॉइंट ए। अब एक सर्कुलर आइकन स्क्रीन पे शो हो रहा है, मतलब ड्रॉ हुआ है। उस सर्कुलर आइकन का जो रेडियस है वो 80 पिक्सल है और इसका जो सेंटर है वो ए वाले पॉइंट पे है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए 100, 150। तो एक्स पे ये 100 हो गया, वाई पे 150 कहाँ होगा, 100 और 200 के बीच में। तो ये इधर से चले, ये इधर से चले, मतलब यहाँ पर यह हमारा पॉइंट होगा ए वाला। तो इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल बना है जिसका रेडियस है 80 पिक्सल। इसको मैं थोड़ा सा और मैग्नीफाई करता हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे से आपको दिख सकें। हाँ, तो जो हमको सर्किल बनाना है उसका रेडियस है 80 पिक्सल्स। यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है वो 100 पिक्सल के गैप पे की है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बीच बीच में जो लाइन है, जैसे 100 और 200 के बीच में आप देख सकते होगे 10 पार्टीशन किए गए हैं। तो मतलब जो छोटी वाली लाइन है इनके बीच 10 पिक्सल का गैप होगा, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 पिक्सल है। फिर इसके 10 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक जो छोटा वाला बॉक्स है वो 10 पिक्सल यूनिट का होगा। अब 80 पिक्सल रेडियस का सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको 80 पिक्सल की जो लेंथ है उसका मेजरमेंट कंपास पे लेना होगा। तो वो कैसे होगा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 0 वाली लाइन है, ये 100 वाली लाइन है, मतलब इन दोनों के बीच में 100 पिक्सल का गैप है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो छोटी छोटी लाइन है वो 10 पिक्सल के गैप पे है। तो अगर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब ये जो रेड कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है ये 80 पिक्सल लेंथ की है, क्योंकि छोटे छोटे जो आप लाइन देख रहे हो उसके बीच 10 पिक्सल का गैप है। तो ऐसे छोटे वाले 8 यूनिट्स हमने ले लिए तो 80 पिक्सल हो गया। अब यही मेजरमेंट आप कंपास पे लेके फिर ए को सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ कर देना। तो ये जो आप सर्कल देख रहे हो इसका सेंटर ए है और इसका जो रेडियस है वो 80 पिक्सल है। आगे क्या कह रहा है, एनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट सेंटर एट द पॉइंट बी। अब एक और सर्कुलर आइकन है जिसका रेडियस 100 पिक्सल है, उसको ड्रॉ किया गया है बी को सेंटर मानते हुए। बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 250, 230। तो 250 कहाँ आएगा, एक्स एक्सेस पे। देखो 200 और 300 के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ कहीं 250 आएगा। 230 कहाँ पर आएगा, इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये जो लाइन है वो 200 वाली है, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल बीच में जो पत्ती पत्ती वाली लाइन है वो 10 के गैप पे है। तो 200, ये 210, 220, 230, मतलब ये जो लाइन जा रही है ये 230 वाली लाइन है। तो ऐसे निकल जाएगी और नीचे से जो लाइन हमने बनाया था वो यहाँ पर, मतलब ये वो पॉइंट है बी वाला, क्योंकि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कहाँ है, 250 पे है, और वाई कहाँ पर है, ये यहाँ पर आएगा, जो कि 200 से पत्ती पत्ती वाली थर्ड वाली जो लाइन है वहाँ पर। तो 10 के गैप पे 230 ये हो गया। तो बी वाला पॉइंट हमको मिल गया। अब बी को सेंटर मानते हुए 100 पिक्सल रेडियस का
एक सर्किल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप कंपास पे रीडिंग ले लेना। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 100 पिक्सल की लेंथ है, तो कंपास की पिन को इधर रखा, पेंसिल को इधर रखा, ये आपको वैल्यू मिल गई। फिर कंपास का जो पॉइंटर है, जो पिन है, वहाँ रख के और सर्किल ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये दूसरा वाला सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। डिटरमाइन फर्स्ट वाला पार्ट है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्किल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। क्या दोनों सर्किल में से किसी भी सर्किल का कोई पार्ट स्क्रीन से बाहर आ रहा है? तो आप देख सकते हो दोनों ही जो सर्किल है वो स्क्रीन के अंदर है, बाहर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। सेकंड वाला है वेदर द टू सर्किल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों कट कर रहा है कि नहीं। ये देखो दोनों सर्किल एक यहाँ पर एक यहाँ पर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से प्रॉपर मेजरमेंट लेके ग्राफ शीट पे आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द आंसर इज यस, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ग्राफ शीट पे इस तरह से आप ड्रॉ कर लेना, फिर इसके आंसर दे देना। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है जहां पर बिना ग्राफ शीट पे ड्रॉ किए भी आप आंसर दे सकते हो। अब उस मेथड को मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि मेरे नए वाले चैनल पे आएगी, CW क्लास 9th एंड 10th। तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्द सेकंड मेथड वाली वीडियो वहां पर अपलोड होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, प्लॉट द पॉइंट्स A, B, C एंड D। तो ये 4 पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं। तो ग्राफ शीट पे एक्स और वाई एक्सेस बना देना, कुछ नंबर्स लिख देना दोनों एक्सेस पे। अब ए वाले पॉइंट की बात कर लें, इसके कोऑर्डिनेट है 2,1, यानी एक्स पे ये 2 है, वाई पे 1 है। तो 2 से ऐसे एक लाइन इमेजिन करना, 1 से एक लाइन ऐसे इमेजिन करना जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, मतलब ए वाला पॉइंट है। देख सकते हो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। बी है -1, -2, -1 ये है, 2 ये है। तो -1 से ऊपर की तरफ चलेंगे, 2 से इधर चलेंगे तो इंटरसेक्ट करेगा। मतलब हम ये देखते हैं ना दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बाकी 2 से इधर भी चल सकते हो, -1 से नीचे भी चल सकते हो, लेकिन उस केस में इंटरसेक्शन नहीं होगा ना। तो कोऑर्डिनेट चाहिए तो -1 से ऊपर चलना होगा क्योंकि 2 ऊपर की तरफ है, और 2 से हमको लेफ्ट चलना होगा क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट में आपको -1 मिलेगा, तभी इंटरसेक्शन होगा। तो ये हमारा बी वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट भी आप लिख देना, -1, 2। इसी तरह ए का 2,1, सी है -2, -1, -2 ये है, -1 ये है, -2 से ऐसे चले, -1 से ऐसे चले। तो ये है हमारा पॉइंट सी, -2, -1। डी वाला पॉइंट है 1, -2, एक्स पे 1 ये है, वाई पे -2 ये है। तो इधर से ऐसे नीचे चले, -2 से ऐसे चले, तो ये है डी वाला पॉइंट 1, -2। तो ये हमने प्लॉट कर दिया इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। इज ABCD अ स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम ज्वाइन कर देते हैं पहले। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये ABCD एक स्क्वायर है। अगर आपको लगता है कि ये स्क्वायर है तो क्यों है, रीज़न भी बताना है, फिर उस स्क्वायर का आपको एरिया भी बताना है। अब इसके लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर। तो किसी भी 4 साइडेड फिगर को स्क्वायर होने के लिए 2 कंडीशन रिक्वायर होती है। एक तो उसके चारों साइड इक्वल हो, दूसरा उसके दोनों जो डायगनल्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल हो। मतलब जैसे अगर मैं ये रोम्बस ड्रॉ कर दूं तो रोम्बस में भी क्या होता है, चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन उसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते। लेकिन स्क्वायर की कंडीशन ये होती है कि चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, इसी के साथ साथ जो डायगनल है ये वाला और ये वाला, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम ABBCCDDA ये जो साइड्स हैं इसकी वैल्यू निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। इसी के साथ साथ जो डायगनल है, यानी जो AC वाला डायगनल हो गया, BD वाला डायगनल हो गया, इसकी भी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो चलिए पहले इतना काम करते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख देना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके AB क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि ये होता है √(x2 - x1), मतलब 2 पॉइंट जो आपको दिए हैं उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, x1 - x2 भी कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर हम कर रहे हैं। जैसे मान लो 3 - 2 ये होता है 1, 2 - 3 होता है -1, तो वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन अगर इसका स्क्वायर कर दें तो उस केस में 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमको सेम मिलेगा। सब्सट्रैक्शन में कौन पहले लिख रहे हो कौन बाद तो फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो। इसी तरह से प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब अप्लाई करना। तो ए भी निकालना है, मतलब ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट है। तो √A का x कोऑर्डिनेट 2 है, b का -1 है, तो 2 -1 कर लो या फिर -1 - 2 कर लो, आपकी मर्जी। दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो चलो बाद वाला पहले लिख देते हैं, -1 माइनस पहले वाला बाद में, होल स्क्वायर प्लस
ए का वाई कोऑर्डिनेट 1 है, बी का 2 है, तो 2 - 1 इसका होल स्क्वायर। बस अब तो सिर्फ सॉल्व करना है। -1 और -2 -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 - 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √10। बी सी निकालो इसी तरह से। बी का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, सी का -2 है, तो -2 - -1 इसका होल स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट देखो, बी का 2 है, सी का -1 है, तो y2 दैट इज -1 माइनस y1 जो कि 2 है, इसका होल स्क्वायर। अब अक्सर बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, ये साइन लगाने में। पता चला -2 -1 करना है तो -2 -1 कर दिए। अरे यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, तो -2 -1 करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे -1 को, तो ये सिली मिस्टेक से आंसर गलत आ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी कोई नई चीज़ आपको यहाँ नहीं बताई जा रही है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो -2 माइनस प्लस होता है, -2 + 1 -1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -1 और -2 -3 होता है, -3 का होल स्क्वायर 9 होगा, तो 1 + 9 √10 आ गया यहाँ से। अच्छा ये लेंथ है ना, तो यहाँ पर यूनिट लगाते जाना। इसी तरह से यहाँ भी √10 यूनिट्स। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकालते हैं। सी का एक्स कोऑर्डिनेट है -1, डी का है 1, तो x2 दैट इज 1 -2 इसका होल स्क्वायर, प्लस सी का वाई कोऑर्डिनेट है -1, डी का है -2, तो इनका डिफरेंस निकाल लो, यानी -2 -1 इसका होल स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 2 इसका होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, मतलब आप स्टेप में भी कर सकते हो, नहीं तो अब आप इस स्टेज पे पहुँच गए हो कि इतनी कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हो। तो माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 दैट इज 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 इसका होल स्क्वायर, -2 + 1 -1, तो -1 का होल स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। यहाँ से भी आ जाएगा √10 यूनिट्स। अब इसी तरह से ए डी निकाल लेते हैं। ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 2, डी का है 1, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट ए का 1 है, डी का -2 है, तो इसका डिफरेंस दैट इज -2 - 1 इसका होल स्क्वायर। 1 - 2 -1 होता है, -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस -2 - 1 -3 इसका होल स्क्वायर 9 होगा। यहाँ से भी आ गया √10 यूनिट्स। तो इस कोऑर्डिनेटर के चारों साइड की जो लेंथ है वो √10 यूनिट्स आ रही, मतलब इक्वल है। लेकिन यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है, हमको डायगोनल के लेंथ भी फाइंड आउट करके देखना होगा कि क्या वो भी इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो एक डायगोनल बनेगा आपका AC वाला, दूसरा BD वाला, तो इन दोनों की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। AC इक्वल, ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 2, सी का है -2, तो -2 - 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट 1 और -1 है, तो इसका डिफरेंस निकाल लो, -1 - 1 इसका होल स्क्वायर, तो -2 और -2 -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, 4 4 = 16 होता है, प्लस -1 -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर तो 4 होता है। यहाँ से AC आ जाएगा √20 यूनिट्स। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो डायगोनल है दैट इज BD वाला, उसका निकाल लो। तो B का एक्स कोऑर्डिनेट है -1, D का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो BD इक्वल 1 - -1 इसका होल स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट देखो 2 और -2, तो y2 यानी -2 - 2 इसका होल स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 होता है, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस -2 - 2 -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से भी √20 यूनिट्स आ गया, मतलब दोनों डायगोनल की जो लेंथ वो भी इक्वल है। तो अब यहाँ पर आप ऐसे लिख देना, हियर साइड्स AB = BC = CD = AD विच इज √10 यूनिट्स, एंड डायगोनल्स AC = BD = √20 यूनिट्स। तो साइड्स आपस में इक्वल है, डायगोनल आपस में इक्वल है, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD स्क्वायर है, क्यों है ये सारा रीज़न भी हमने बता दिया। और क्या बताना था, इस स्क्वायर का एरिया बताना था। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 10, शॉर्ट में स्क्वायर यूनिट्स, तो 10 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब इसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, तो साइंस या मैथ जो भी वीडियोस आपको देखनी है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और एक नया यूट्यूब चैनल जो स्पेशली क्लास 9th और 10th के लिए मैंने बनाया है उसे भी सब्सक्राइब कर लो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।